हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुलिया और आपके लिए इंडियन जीके की प्रीवियस ईयर क्विज की सीरीज़ लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको बस 5 सेकंड का टाइम दूंगी, उतने में आपको अपना आंसर देखना है, एनालाइज करना है कि आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, अपना आंसर देना है और उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगी। देखिए, मैं थोड़ा जल्दी ही आंसर बताऊंगी क्योंकि एक तो ये लाइव क्विज नहीं है, लाइव चैट में आंसर नहीं देते हैं। आप जिसको लग रहा हो स्पीड से है तो वो वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, और अपना स्कोर काउंट कर लेना, एंड में सभी स्कोर टाइप करके जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो बताइए जल्दी से, कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? इनमें से ए बी सी या डी आंसर दीजिए जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा? यमुना नदी। ओके, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। और इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अब तक अधिक प्रदूषण हो चुका था। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी, इसी वजह से यमुना नदी को खुला नाला भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में पूछा गया है, याद रखिएगा। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी पिछले साल जो CHSL वगैरह के पेपर हुए थे और उससे पहले भी ये CGL CPO कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? असम। ओके, असम में है कामाख्या मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो आपको पता होना चाहिए, जो मेन मेन चीज़ें हैं ना उनकी खोज, इन्वेंशन आपको पता होना चाहिए किसने की है। वैसे तो मैं आपको डेली क्विज में एक ना एक इन्वेंशन याद करा ही देती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा जे प्रिस्टले। ओके, जे प्रिस्टले ने की थी जो ऑक्सीजन की खोज की थी। वैसे तो ये भी मानते हैं कि 1772 में एक कार्ल शीले थे, ठीक है, उन्होंने पहले ही ऑक्सीजन की खोज कर दी थी, लेकिन उन्होंने प्रकाशित नहीं कराया था उसको। ठीक है, लेकिन इन्होंने अच्छे से मतलब उसका पेटेंट वगैरह वो करके जे प्रिस्टले ने अच्छे से उसको प्रकाशित कराया था। तो इन्हीं इसका श्रेय उन्हीं को जाता है, जे प्रिस्टले को है, इसलिए जे प्रिस्टले का ही नाम आता है इसमें। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है जो भी प्रथम हो वर्ल्ड में, इंडिया में, हरियाणा में, वैसे भी वो इम्पोर्टेंट होता ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी थी। ठीक है, किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बताइए कौन से अनुच्छेद में दी गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? इनमें से 210, 368, 376 या 251? तो इसका आंसर होगा 368। ओके, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दी गई है? 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो बताइए इनमें से भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? 6 का आंसर ए बी सी या डी? आंसर दीजिए जल्दी। चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा एम अनंत शयनम आयंगर। ओके, एम अनंत शयनम आयंगर थे भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ठीक है, मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो बताइए मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? मौर्य वंश, नागवंश, हर्यक वंश या गुप्त वंश? तो इसका आंसर क्या होगा? हर्यक वंश। मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश था। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, प्रथम चीजें इंपॉर्टेंट होते ही है, मैंने आपको बताया था। व्यास का प्राचीन नाम क्या था? व्यास जो नदी है उसका प्राचीन नाम क्या था? इनमें से पता भी होगा आपको, कई पेपरों में पूछा गया है, हरियाणा के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं जो पुराने नाम है। SI के पेपर में खासकर जो फीमेल SI का पेपर हुआ था उसमें तो पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? विपाशा। व्यास नदी का पुराना नाम क्या है? विपाशा है। सबसे भारी धातु निम्न में से कौन सी है? तो सबसे हैवी मेटल कौन सा है? देखिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं साथ साथ बता रही हूँ, जिन ताकि किसी को दिक्कत ना हो जो साइंस में है। तो सबसे हैवी मेटल कौन सा है इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? ओस्मियम। ओके, सबसे हैवी मेटल कौन सा है? ओस्मियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? ओके, यानी कि जो दो मिररों को पैरेलल रखा गया है तो कितनी इमेजेस बनेगी ये बताना है आपको। ठीक है, पैरेलल
इमेजेस कितनी बनेगी पैरेलल मिरर के बीच, इमेजेस कितनी बनती है, तो कितनी बनेगी 1 2 4 या इनफाइनाइट, अनंत मतलब इनफाइनाइट। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर अनंत। ओके, अनंत यानी कि इनफाइनाइट बनेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? लाफिंग गैस वही जिसको सूंघाने पर लोग हंसते ही रहते हैं। ठीक है, आपने देखी भी होगी कुछ मूवीज वगैरह में, कोई गैस सूंघा देते हैं तो वो हंसता ही रहता है, तो वो गैस होती है, ठीक है, उसको लाफिंग गैस बोला जाता है। तो इसमें से वो कौन सी होती है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड होती है लाफिंग गैस, जिसको अगर इसको किसी को सूंघा दे तो वो कुछ देर तक वो इंसान हंसता ही रहता है। ठीक है, देखिए एक स्टूडेंट कह रहा था कि मैम स्पीडोमीटर लगा दीजिए, तो मैं करती हूँ ट्राई। ठीक है, 1-2 दिन में आपको स्पीडोमीटर लगाई हुई वीडियो दिन में मिल जाया करेंगी। ठीक है, शाम को तो क्विज होता है, उसमें तो बच्चे लाइव चैट में आंसर देते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मुझे आंसर देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन दिन में जो वीडियो अगर मैं आपको लिए डालती हूँ, जो ऑफलाइन ऐसे ही डालती हूँ, लाइव चैट में आंसर नहीं देते हैं, डायरेक्ट स्कोर टाइप करके देते हैं, उसमें मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, लगाने की काउंटडाउन। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में उड़ते हैं? तो बताइए किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में उड़ते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। तो बताइए आप, श्रव्य, प्राश्रव्य, अवरक्त या पराबैंगनी? देखिए मैं इंग्लिश वालों के लिए भी बता देती हूँ, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट। बताइए कौन सी तरंगों की सहायता से उड़ते हैं चमगादड़? तो इसका आंसर क्या होगा? प्राश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से चमगादड़ उड़ते हैं। ठीक है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस कारण नहीं बनता? आपको पता है बाहर जब कभी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर में रक्त बहना बंद हो जाता है, वहां पर खून का थक्का जम जाता है। ठीक है, इसलिए ब्लड जो है वो बहना बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर वो बाहर क्लोटिंग हो रही है तो अंदर ब्लड की क्लोटिंग क्यों नहीं होती है? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है मानव जो ब्लड होता है ना, उस ब्लड में हेपरिन नाम के केमिकल का होना। ठीक है, हेपरिन का होना। ठीक है, हेपरिन की वजह से बॉडी में ये ब्लड क्लॉट नहीं बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है ये भी कई बार। फाइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो इनमें से फाइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं बताइए? मैं आपको बता देती हूँ, शैवाल होती है एल्गी, कवक होता है फंगी, और छिपकली और तितली का आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? शैवाल। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, यानी कि एल्गी। ओके, एल्गी के अध्ययन को कहते हैं, एल्गी की स्टडी को कहते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, देखिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वाष्प जब उत्सर्जन होती है पौधों की पत्तियों से, तो कैसे पता चलता है कि वो कितनी हो रही है? तो उसके निर्धारण के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है इनमें से? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? पोटोमीटर। ओके, पोटोमीटर का यूज किया जाता है वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्प की उत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, यानी कि एवरेज डेंसिटी कितनी है अर्थ की? ठीक है, एवरेज डेंसिटी बतानी है, तो कितनी है एवरेज डेंसिटी? बताइए। इसमें से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 6.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। घन का मतलब होता है क्यूब। ओके, मतलब सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब लग रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? अब आपको पता है सोने के संबंध में कैरेट क्या होता है, वो कितना प्योर है। ठीक है, कैरेट से ये पता चलता है जैसे कि जो 24 कैरेट का सोना होता है वो प्योर होता है, लेकिन उसकी जो ज्वेलरी होती है ना वो नहीं बन सकती, क्योंकि वो काफ़ी नरम होता है, उसमें थोड़ी सी मिलावट की जाती है कॉपर या किसी भी मेटल की, तब सोने की ज्वेलरी बनाई जाती है ताकि वो थोड़ा हार्ड हो जाए और वो ज्वेलरी टूटे ना जल्दी से। तो हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है ऐसे ही। तो क्या होगा इसका आंसर? हीरे के भार का मात्रक। ठीक है, यानी कि यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। इंग्लिश वाले सुन लीजिए ध्यान से, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड, यानी कि डायमंड का जो वेट होता है ना उसकी यूनिट के संदर्भ में कैरेट का यूज किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो जो नेचुरल रबर होती है वो किसका पॉलीमर होती है? ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स सुन लीजिए, जो नेचुरल रबर होती है वो किसकी पॉलीमर होती है?
बताइए क्या होगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने काफी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही उठाए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आइसोप्रीन। ओके, आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर किसका बोलक होती है, आइसोप्रीन का होती है। ठीक है, पॉलीमर होती है किसका, नेचुरल रबर आइसोप्रीन का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो बताइए इनमें से कौन था, नेचुरल रबर नहीं सॉरी जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक। तो इसका आंसर होगा हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में, यानी कि लेबोरेटरी में। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है इसमें से, बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज ध्यान से सुना कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रमस्तिष्क। ओके, प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स सुन लीजिए, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के खट्टे होने के लिए क्या जिम्मेदार है। तो दूध का खट्टा होने के लिए क्या जिम्मेदार है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस, प्रोटोजोआ तो प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, कवक यानी कि फंगी। ओके, फंगस। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, जीवाणु। ओके, दूध के खट्टे होने के लिए क्या जिम्मेदार है, जीवाणु जिम्मेदार है, यानी कि बैक्टीरिया जिम्मेदार है। आपको पता है लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, उसी से दही जमती है, उसी से दूध में खटास आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम भी। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की यूनिट क्या है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की यूनिट बतानी है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, फोटोसोम, क्वांटोसोम, फिगोसोम या मटीरियोसोम। चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा क्वांटोसोम। ओके, क्वांटोसोम है फोटोसिंथेसिस की यूनिट, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी परियोजना किस नदी पर है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है हरियाणा के एग्जाम्स में जितनी हरियाणा जीके पूछी जाती है ना, उतनी ही इंडियन जीके भी पूछी जाती है, तो दोनों पर इक्वली फोकस किया करो। तो इसका आंसर क्या होगा, झेलम। झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तुलबुल परियोजना किस जगह पर है। ओके, कौन सी स्टेट में है ये। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो बताइए इनमें से खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपको पता होना चाहिए नेतृत्वकारी कौन सा, नेतृत्वकारी कौन से युद्ध में कौन सा था, आंदोलन में कौन सा नेतृत्वकारी था, इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक है, कोई नहीं, आगे चल के एक बार ये क्विज खत्म होते ही, अभी जस्ट एक वीक बाद मैं आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, टॉपिक वाइज क्विज लेके आया करूंगी, इससे आपको सभी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी अच्छे से। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, यानी कि जो यूनिट थी ना उनकी इंटरनेशनल जो पद्धति लागू हुई थी वो कब हुई थी इसमें से। तो इसका आंसर क्या होगा, 1971। सन 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई थी। मात्रक यानी कि वो मीटर, किलोग्राम वगैरह, ठीक है ना, तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई थी। कौन सी ऐसा यूनिट किसकी होगी इस तरीके से। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ये क्वेश्चन तो वैसे ही पेपर में कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं पूछा गया है। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। ओके, लॉर्ड डफरिन था कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय। देखिए मैं फिर बोल रही हूँ, अगर किसी को लग रहा है स्पीड में हो रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए क्वेश्चन के बोलते ही, और उतने में देखिए आपको चार ऑप्शंस में से कुछ आता है या नहीं, उससे आपको पता भी चल जाएगा ये आंसर आपको आता है या नहीं। और उन बच्चों का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा जिनको ये क्वेश्चंस पहले से आते हैं, और उनकी रिवीजन भी हो जाएगी फटाफट से। ठीक है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो इंडिया हाउस लंदन में स्थापित हुआ था। ठीक है, एक तो यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर होता है कि इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर हुई थी, लंदन में हुई थी। अभी स्थापना किसने की थी तो ये बताना है हमें। तो इसका आंसर क्या होगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में एक बार पूछा भी गया था कि इंडिया हाउस कहाँ पर है, अभी 2-3 साल पहले सीजीएल के या सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था। मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की।
तो बताइए मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी इनमें से? तो इसका आंसर होगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने की थी मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कौन सा संगठन स्थापित किया, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो बताइए। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स इसका आंसर राजा राम मोहन राय सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इसका आंसर राजा राम मोहन राय नहीं होगा। इसका आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। ओके, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने नहीं की थी। बहुत से स्टूडेंट्स इसका आंसर राजा राम मोहन राय आंसर कर देते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? अब कौन से वंश का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन तो आपको खुद ही पता है कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन था गुप्त वंश का संस्थापक, बताइए। तो टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। वैसे जो इसका रियल संस्थापक माना जाता है ना, वो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, लेकिन संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, ठीक है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो आपको पता है, इंपॉर्टेंट है ये इन्वेंशन, ये तो पेपर में कई बार वैसे ही पूछा गया है। इन्वेंशन तो मैं आपको डेली के डेली एक ना एक याद करा ही देती हूँ आई थिंक। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी इनमें से? जॉन्स शाल्क ने। ओके, जॉन्स शाल्क ने की थी पोलियो के टीके की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले आ गया तो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है। तो बताइए स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था इनमें से? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, महर्षि दयानंद ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो इसका आंसर होगा महर्षि दयानंद, यानी कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद ने किया था। ओके, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कल मैंने आपको इनमें से दक्षिण भारत का पूछी थी पहाड़ियां, ठीक है, सबसे दक्षिण में कौन सी है। अब पूछा गया है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, यानी कि सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है इनमें से? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अनाईमुद्दी। अनाईमुद्दी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। केंद्र राज्यों के संबंध हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो केंद्र राज्यों के संबंध हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी ही बार जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स हैं उनमें पूछा गया है, और CGL CHSL में भी कई बार पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो कौन सा आयोग गठित किया गया था? सरकारी आयोग। सरकारी आयोग नाम था। पेपर में इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सरकारी आयोग किस लिए था? तो केंद्र राज्यों के संबंध हेतु गठित किया गया था, ठीक है, केंद्र राज्यों के संबंध से रिलेटेड है सरकारी आयोग। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था इनमें से? तो इसका आंसर होगा सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो ये तो है ही इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है इस नगर की स्थापना किसने की, उसकी किसने की। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या पृथ्वीराज चौहान? चलिए टाइम अप होता है। आंसर होगा अशोक। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अबुल कलाम आजाद, सैयद बंधु, सर सैयद अहमद खान या लियाकत अली खान? बताइए अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? 37 का आंसर ABC या D? तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान से संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? अब ये नहीं पूछा है यहाँ से कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, यहाँ पर पूछा है चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो बताइए कितना समय लेता है? तो इसका आंसर होगा 1.3 सेकंड। ओके, यानी कि 1.3 सेकंड का टाइम लेता है पृथ्वी तक पहुंचने में चंद्रमा से प्रकाश, ठीक है। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अब आपको पता है ये बिस्मिल्लाह खान, अमजद अली खान,
ये पंडित रविदास, ये इन सब के पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके तो मैं बता चुकी हूँ आपको कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सरोद, ठीक है, सरोद बजाते हैं अमजद अली खान। इंपॉर्टेंट है ये वाद्य यंत्र वाले, याद रखिएगा, खासकर जो मैं कराती हूँ ना आपको, वो तो जरूर कर लिया कीजिए। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है, तो हिस्टोरिकल बुक्स आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट है, बताइए रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है इनमें से, जवाहरलाल नेहरू, प्लेटो, कार्ल मार्क्स या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा प्लेटो ने, ओके, प्लेटो ने लिखी है रिपब्लिक बुक। आपको पता है प्लेटो की, कार्ल मार्क्स की, बिस्मार्क की, नेल्सन मंडेला की, इनकी बुक्स पेपर में पूछी जाती है, ठीक है, तो आपको याद रखनी चाहिए इनकी बुक्स। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा, आपको पता है कितनी फेमस लूट थी ये, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अच्छा पहले तो ना आप मुझे ये बताइए कि सोमनाथ मंदिर ना है कहाँ पर, किस किस को पता है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कल भी कई स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से आंसर्स दिए थे, मैंने चेक किए थे, बिल्कुल डिटेल में लिखे थे। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था, 1025 ईस्वी में, ठीक है, 1025 में लूटा था सोमनाथ मंदिर को। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो बताइए इनमें से भारत में जंगली गधे ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात, केरल, सिक्किम या असम, आंसर दीजिए जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में एक जगह है कच्छ का रण जिसको बोलते हैं, ठीक है, कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। ऑप्शन में कच्छ के रण भी आ सकता है और गुजरात भी आ सकता है, जो भी आ जाए आप मार्क कर देना, कच्छ के रण भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाना पक्षी विहार कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खासकर ये पक्षी विहार, ये जो अभ्यारण्य वगैरह हैं, ये आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हरियाणा के भी और इंडिया के भी, हरियाणा के एग्जाम्स के लिए भी। तो बताइए कहाँ है पक्षी विहार, इन पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी लेके आएंगे जल्द ही, मैं बोल रही हूँ टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे तो कराती हूँ आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान, ठीक है, घाना पक्षी विहार कहाँ पर है, राजस्थान में है। राजस्थान में एक जगह है भरतपुर, वहां पर है घाना पक्षी विहार, पेपर में भरतपुर भी आ सकता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा उसको भी। गीत गोविंद किसने लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में एक बार नहीं पता नहीं कितनी ही बार ये रिपीट हो चुका है। तो किसने लिखी है गीत गोविंद, जयदेव ने, ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गीत गोविंद किसने लिखी है, जयदेव ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देता है, तो राष्ट्रपति को अगर अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो इनमें से किसको संबोधित करके इस्तीफा देता है, आपको पता है इस्तीफा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। तो इसका आंसर क्या होगा, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देता है, उपराष्ट्रपति को, याद रखिएगा। देखिए मैं क्वेश्चंस कई बार आपको इसलिए रिपीट कर देती हूँ आंसर्स, ताकि आपको सबको साथ साथ याद हो जाए। अगर किसी चीज़ पे जोर दिया जाता है और आपको बताया जाता है तो वो चीज़ें याद हो जाती है सुनने से जल्दी, इसलिए मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। अगर आप बाद में भी चाहें तो वीडियो को एक बार देख के और फिर बाद में डबल स्पीड करके फटाफट से वीडियो की रिविजन भी कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए क्या होगा इसका आंसर, 71वें, 73वें, 78वें या 79वें, बताइए। तो इसका आंसर होगा 73वें, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुई थी, हरियाणा में भी और इंडिया में भी, बताइए मुझे कब हुई थी। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी ये भी आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ क्वेश्चन। जिसने पहले की प्रीवियस ईयर क्विज की सीरीज नहीं देखी है इंडियन जीके की, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो। इंडियन जीके की भी मैंने लगभग 9-10 सीरीज डाल दी हैं 50+ क्वेश्चंस की ऐसे ही, और हरियाणा जीके की भी और एनिमल हस्बेंड्री की। तो प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी वीडियोज जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। प्रथम बौद्ध काउंसिल कहाँ हुई, तो बताइए प्रथम बौद्ध काउंसिल कहाँ पर हुई थी, तो इसका आंसर होगा राजगृह। प्रथम बौद्ध काउंसिल राजगृह में हुई थी और अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, ये भी याद रखना है किसके शासनकाल में हुई थी, ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, और 483 BC में हुई थी ये। 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। अब पहले तो आपका यहाँ से पॉइंट ये क्लियर हो रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में कब हुई, तो 1784 में हुई, ठीक है। अब
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना पूछा जा सकता है निम्न में से किस शहर में हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब की किसने थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये बताना है। अब बताइए इनमें से किसने की थी, तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है खुदा बख्श पुस्तकालय। तो बताइए इनमें से कहाँ है, पटना है, चेन्नई है, कोलकाता है या लखनऊ है, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, पटना। ठीक है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है, पटना में है, और पटना आपको पता है बिहार की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन में पटना भी आ सकता है, बिहार भी आ सकता है, जो भी आ जाए आप मार्क कर देना। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस से तो अधिकतर परिचित होंगे कब मनाया जाता है, लेकिन वायुसेना दिवस सबको नहीं पता होता, और वैसे ये पेपर में पूछा इतनी बार जाता है। इंपॉर्टेंट दिवस पता होने चाहिए सबको। तो क्या होगा इसका आंसर है 8 अक्टूबर। ओके, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी याद रखिएगा, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये दोनों ही दिवस पेपर में हर साल किसी ना किसी पेपर में पूछ ही लिए जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और थल सेना दिवस 15 जनवरी। ओके, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपना स्कोर टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी सभी को अपना स्कोर टाइप करके जाना है। और हाँ, जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उनके आंसर जरूर देके जाया कीजिए। ठीक है, उससे आपकी भी नॉलेज बढ़ती है। अगर आप गलत भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स आंसर दीजिए। कल भी कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से आंसर दिया था, मैंने 1-2 स्टूडेंट्स का कमेंट भी पिन किया है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जितना हो सके वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए प्लीज़। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है अगर आप अच्छे कमेंट करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगती है। और हाँ, अगर वीडियो में आपको कोई चेंज कराना हो तो आप मुझे बता सकते हो, आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग मैं वीडियो में चेंज भी कर दूँगी। ठीक है, और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा। और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है ना, इससे पहले कि मैं लगभग 8-9 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज डाल चुकी हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको इंडियन जीके की भी प्रीवियस ईयर क्विज की सीरीज डाल रखी है, और हरियाणा जीके की भी डाल रखी है, और एनिमल हस्बेंड्री की भी डाल रखी है, तो उनको देखना मत भूलिएगा प्लेलिस्ट में जाके। जिसको लिंक ना मिले मुझसे कमेंट बॉक्स में लिंक मांग सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।